नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द एस्पिरेंट वर्ल्ड में। आज हम लोग इतिहास पढ़ेंगे और हिस्ट्री जानेंगे कि हिस्ट्री आखिर क्यों ज़रूरी है हमारे लिए और हिस्ट्री क्या है। तो जहां हम देखेंगे कि हिस्ट्री जो है ये दो शब्द, ये वास्तव रूप से अगर इसको देखा जाए हिस्ट्री की किस भाषा का शब्द है तो यह एक ग्रीक भाषा का शब्द है और यह ग्रीक भाषा का शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है। तब हमें जानना चाहिए कि हिस्ट्री में अगर इतिहास को भी देखें ना तो इतिहास, जो ये इतिहास लिखा हुआ है इसको हम कलर बदल के दिखाते हैं। इतिहास का अर्थ क्या है? इतिहास का अर्थ है निश्चित रूप से ऐसा ही था। इतिहास का अर्थ है निश्चित रूप से ऐसा ही था। और हिस्ट्री अगर अंग्रेजी में देखें तो हिस्ट्री का अर्थ है कि ये ग्रीक शब्द से लिया गया है, हिस्टोरिया से। ठीक है, अब हम जानेंगे कि आखिर इतिहास पढ़ने की आवश्यकता क्यों है। तो कौटिल्य ने कहा है कि एक अच्छा प्रशासक बनने के लिए भी इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है। इस लाइन का यही अर्थ है कि एक अच्छा प्रशासक बनने के लिए भी इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, और हम अपने पूर्व चीज़ों में जो पूर्व ज्ञान है उसके अनुभव के आधार पे एक इतिहास जब हम पढ़ेंगे उससे जो हमें अनुभव मिलेगा उससे हम अपने प्रशासन के क्षेत्र में बढ़िया कार्य कर सकते हैं। E.H. कार हैं, ये भी एक हिस्टोरियन है। इनका भी कहना है कि इतिहास जो है वो हमारे अतीत और वर्तमान दोनों के बीच का कम्युनिकेशन है, संवाद है। ठीक है, इसका मतलब है कि हम अपने अतीत को अपने वर्तमान से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अगर ये अतीत है और ये वर्तमान है तो हम इन दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अतीत से ही वर्तमान निर्धारित होता है और वर्तमान से ही भविष्य निर्धारित होता है। ठीक है, ब्यूरी का कहना है कि इतिहास विज्ञान है, न कम और न ज़्यादा। अगर हम हिस्टोग्राफी पढ़ेंगे तो हिस्टोग्राफी में हम देखेंगे कि वस्तुनिष्ठता क्या होती है। वस्तुनिष्ठता मतलब सब्जेक्टिविटी डिसाइड करती है कि इतिहास अगर त्रुटिपूर्ण है तो उसमें सब्जेक्टिविटी कम है। अगर इतिहास जैसा था वैसा ही विवरण प्रस्तुत किया गया है तो उसमें सब्जेक्टिविटी पूरी है। तो अच्छा इतिहास वही होता है, अच्छा इतिहास लेखन वही होता है जो सब्जेक्टिविटी से परिपूर्ण हो। ठीक है, तो विज्ञान क्या है? जैसे हम आर्कियोलॉजी पढ़ेंगे, आर्कियोलॉजी को भी जानने का आधार क्या है? वो भी विज्ञान ही है। आगे देखते हैं इसमें हम। हमारे हिसाब से इतिहास हमारे पूर्वजों के विचारों, ठीक है, मान्यताओं, संस्कृतियों को जानने का आधार है। अगर हम आज हम देखते हैं, अगर हम आज सिंधु घाटी सभ्यता को ले लें तो हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में शिवलिंग की पूजा की जाती थी। तो हम देखते हैं ना कि सिंधु घाटी में जो लिंग भी मिले, शिवलिंग मिले, हमें एक ऐसे देवता मिलते हैं, अगल बगल में पशु रहते हैं और उनको हम कहते हैं कि ये भाई एक तरह से त्रिदेव ही हैं। ठीक है, उनके शरीर पे अगर हम आगे जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे देखेंगे इस तरह के त्रिफलक आकृतियाँ भी बनी रहती हैं उनके सॉल वगैरह पे। तो इन सब ये भी हमारे बाद में इसको अडॉप्ट किया गया है अपने साउथ के कल्चरल क्राफ्ट में, क्राफ्टिंग में इसका यूज़ किया गया है। इस प्रकार की ये जो हम सिंधु घाटी के वो योगी हैं उनके सॉल पे देखते हैं इस तरह का आकृति बना रहता है, इसी को क्राफ्ट में साउथ इंडिया में यूज़ किया गया है। ठीक है, और हम देखते हैं मान्यताएं जैसे आज की डेट में हम देखते हैं कि हम लोग पृथ्वी को देवी मानते हैं। ठीक है, उर्वरता की देवी भी मानते हैं। इसी प्रकार से सिंधु घाटी के लोग भी पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानते थे। वहाँ पर जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स मिला है वहाँ पर एक
जो है स्त्री के गर्भ से पेड़ उत्पन्न होते हुए दिखाई दिया है। ठीक है, तो ये क्या है, इस संस्कृति को हमने फॉलो किया। आज हमारी संस्कृति देख लें, विचार है, मान्यता है, आज संस्कृति देख लें। हमारी महिलाएं जो हिंदू धर्म में महिलाओं का सिंदूर लगाना, तो आज हम देखते हैं कि हमारी हिंदू महिलाएं सिंदूर लगाती हैं। तो वो सिंदूर जो लगाती हैं वो भी हमने देखिए कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता से लिया है। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं वो हमने सिंधु घाटी सभ्यता से लिया, और भी प्राचीन जो सभ्यताएं रही हैं उनसे वर्तमान तक वो आया है। भले उसका रूप बदल गया हो, लेकिन विचार और मान्यताएं उसी प्रकार की हैं। ठीक है, इतिहास हमारी गलतियों से सीखने, ये देखते हैं पॉइंट, इतिहास हमारी गलतियों से सीखने एवं भविष्य में उन गलतियों से अपने आप का बचाव करना है। ये भी बात सही है। जब हम जान जाएंगे कि प्राचीन काल में किसी एक चीज़ के घटने से इस प्रकार का उसका इम्पैक्ट होता है, तो हम उस चीज़ को अवॉइड करेंगे ना। वर्तमान को हम उससे मुक्त रखेंगे, है ना। तो यही डिफरेंस है कि अगर हम इतिहास जान रहे हैं कि भाई पहले हमने अगर इस तरह की योजनाएं चलाई तो उसका वर्तमान में ये इफेक्ट हुआ, तो हम उसका अध्ययन करके इस इफेक्ट को, इस गुड या बैड इफेक्ट जो भी हो, उसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। इतिहास इसलिए भी जानना जरूरी है। अब रही बात इतिहास शब्द, तो इतिहास शब्द जो है सर्वप्रथम अथर्ववेद में जो है इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम अथर्ववेद में इतिहास का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखेंगे भाई। तो अपने जो है भारत के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो भारत है, सबसे पहले तो जानते हैं इसका आकार कैसा है। हम देखते हैं कि अपना ये इंडिया है, अपना ये इंडिया है, और हम देखते हैं कि मैं बहुत अच्छे से बना नहीं पा रहा हूँ, पर मैं आप लोग दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये इंडिया है। तो हम ध्यान से देखेंगे तो इंडिया त्रिकोण के आकार का है। हम इसको दिखाने की कोशिश करते हैं आपको इस तरीके से। देखें, इंडिया त्रिकोणाकार है। इंडिया त्रिकोण के आकार का है, गया इंडिया। तो हाँ देखिए, ये त्रिकोण के आकार का है। हम आपको दिखाते हैं अभी। त्रिकोण के आकार का है। तो इंडिया को इसीलिए कहा गया कि इसका आकार जो है त्रिकोण के आकार का या धनुष के आकार का है। ठीक है, अब ये चीज़ हम देख लिए। अब इसमें हम देखेंगे कि भारतवर्ष, ठीक है, भारतवर्ष नामकरण कहाँ से हुआ। तो भैया माना जाता है कि एक प्राचीन राजवंश था जिसके एक राजा थे भरत, और भरत के नाम पर ही नाम पड़ गया भारत। ठीक है, जैन ग्रंथों में कहा गया है कि भरत वास्तव में ऋषभ देव के पुत्र थे। ठीक है, ऋषभ देव के पुत्र थे भरत, और उन्हीं के नाम पर अपने देश का नाम पड़ा भारत। ठीक है, अब अपने देश का एक नाम है इंडिया। ठीक है, अब बात आती है कि इंडिया कहाँ से आया शब्द। तो ये यूनानियों ने भारत का नाम इंडिया रखा। ठीक है, फिर जम्बूद्वीप पुराणों में, ठीक है, और अशोक के अभिलेखों से हमको पता चलता है कि भारत का नाम जम्बूद्वीप है। ठीक है, अब अशोक के अभिलेखों में ये बताया गया है कि 7 द्वीपों का बना जो देश है वही भारत है। चीनी यात्री जो ह्वेनसांग है, ठीक है, ये ह्वेनसांग है, आप इसको काट दीजिएगा। ह्वेनसांग जो है ये कहते हैं कि भारत का नाम येनतू है, और इन्होंने इसके बारे में जो है अपनी पुस्तक में भी लिखा है
कि भारत अर्थात यंतु, उन्होंने भारत का शब्द भारत लिखा ही नहीं, यंतु लिखा। ये चीनी भाषा का शब्द हो सकता है, इसके बारे में हम लोगों को अभी अच्छे से जानकारी नहीं है। और हम देखते हैं कि जो खारवेल हैं, खारवेल का एक हाथी गुफा अभिलेख है, ठीक है। इनके हाथी गुफा अभिलेख में, ठीक है, सर्वप्रथम प्रकृति भाषा में, प्रकृत भाषा में उल्लेखित है ये शब्द। पर ये शब्द यहाँ पर गलत लिखा है भाई, ये भारतवर्ष है, वश, कस नहीं है, ये वश है, भारतवर्ष। और भारतवर्ष का ही ट्रांसलेशन देवनागरी में भारतवर्ष है, ठीक है। तो भारतवर्ष ये कहाँ है? खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में, जो नाम प्रकृति में था भारतवर्ष, जिसका हिंदी अर्थात देवनागरी लिपि में उसको भारतवर्ष कहते हैं। ये हमारे देश का नाम भी बहुत सारा है, अभी आगे भी हम लोग देखेंगे। ये देखिए, अमीर खुसरो जो है भारत को हिंद कहते हैं, ठीक है। और साथ में यह भी कहते हैं कि यह जो हिंद है यह पृथ्वी का स्वर्ग है, ठीक है। हिंद पृथ्वी का स्वर्ग है, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, हिंद पृथ्वी का स्वर्ग है, ठीक है। और हिंदुस्तान शब्द जो है, देखिए हिंदुस्तान शब्द तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ईसामी जो है भारत को हिंदुस्तान कहते हैं। अब हम देखेंगे हिंदुस्तान शब्द सबसे पहले मिलता कहाँ है। हिंदुस्तान सबसे पहले शब्द जो है ये हमको मिलता है हिंदुस्तान, देखिए शब्द है हिंदुस्तान, और ये हमको मिलता है 262 ईस्वी पूर्व, तीसरी शताब्दी में ईरान के एक सासानी शासक थे, इनका नाम था शाहपुर प्रथम। इनका नक्श ए रुस्तम अभिलेख में सर्वप्रथम भारत का नाम हिंदुस्तान मिलता है। अब एक और नाम है भारत का, सप्त सैंधव, ठीक है, सप्त सैंधव। जब आर्य भारत आए, सिंधु घाटी, आप देखते हैं कि जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होने लगा, ठीक है, तो पतन होने के साथ ही आर्यों का भारत में आगमन हुआ। ये हम बाद में जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे वैदिक एज, उत्तर वैदिक एज। तो वैदिक एज पढ़ने पर हम पढ़ेंगे कि आर्यों का भारत में आगमन किस प्रकार से हुआ। तो भारत जब आर्य आए तो भारत में आर्यों ने इस क्षेत्र में, देखिए हमने अभी आपको भारत का मैप बना के दिखाया था, मैं फिर से बना देता हूँ, ठीक है। इसके लिए हम इस पर यहाँ जो ये वाला क्षेत्र है भारत का, ठीक है, यहाँ पर हम सिर्फ पश्चिमी भारत बनाएंगे और पश्चिमी भारत में देखेंगे ये भारत का ये क्षेत्र, ठीक है, और ये है पाकिस्तान, ठीक है, ये है, तो ये है पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान में 7 नदियाँ में सप्त सिंधु क्या है, देखिए ये आती है सिंधु नदी, ठीक है, यहाँ भारत है अपना, भारत से ये आती है सिंधु नदी, ठीक है। सिंधु, यहाँ पर 5 नदियाँ हैं, ठीक है। तो इन 5 नदियाँ और सरस्वती और एक और नदी को मिलाकर भारत का नाम सप्त सिंधु पड़ा। देखिए इन नदियों को, जिन्हें आज हम जानते हैं सिंधु, चेनाब, ठीक है, रावी, सतलज, ब्यास, इन नदियों को जो हम सिंधु देखते हैं, जब हम नदियाँ पढ़ेंगे तब हम इसमें डिटेल से पढ़ेंगे इनको। इन्हीं नदियों को अलग नाम से जाना जाता था, शतुद्री, विपाशा, पुरुषणी, अस्किनी, वितस्ता, सिंधु, ठीक है। इन नदियों को सबको मिलाकर भारत का नाम सप्त सिंधु पड़ा। और इसी क्षेत्र में, जब आप जानते हैं कि वैदिक युग में ही ऋग्वेद की रचना हुई, तो इस क्षेत्र में जब आर्यों का आगमन हुआ, उसी समय इसी क्षेत्र में ऋग्वेद की रचना हुई। और ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन लिखित एवं
पठित, पठित स्रोत है। ठीक है। ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन स्रोत है, जो वैदिक स्रोत है वो सबसे प्राचीन वैदिक स्रोत है। ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन लिखित वैदिक और पठित स्रोत है। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कि एक ब्राह्मण है, ये ऋग्वेद का ब्राह्मण है। देखिए, जो वेदों के भी कई सारे ब्राह्मण हैं। ठीक है। तो ब्राह्मण जो है, ये जो ऐतरेय ब्राह्मण है, इसने भारतीय उपमहाद्वीप को 5 भागों में विभक्त कर दिया। ठीक है। इसने ऐतरेय ब्राह्मण में हमको यह लिखित मिलता है कि भारतीय उपमहाद्वीप 5 भागों में विभक्त है। पहला, मध्य देश। मध्य देश का क्षेत्र यमुना से लेकर ब्रह्मपुत्र का मैदानी क्षेत्र मध्य देश। ठीक है। फिर उत्तरायण। ठीक है। अभी अगर मैप बना के दिखाता मैं आप लोगों को, अभी बहुत हेक्टिक हो जाएगा, हम आपको मैप में आगे दिखा देंगे। मध्य देश कौन सा है? यमुना नदी से लेके ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के क्षेत्र। यमुना नदी कहाँ है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। ठीक है। इलाहाबाद में जाके गंगा नदी से मिल जाती है, गंगा नदी आती है। यहाँ से लेके ब्रह्मपुत्र नदी, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश से आती हुई असम से होकर बांग्लादेश में चली जाती है। तो इस बीच के क्षेत्र को कहते हैं मध्य क्षेत्र। फिर उत्तरायण, उत्तर पश्चिम मतलब आज का जो पंजाब का क्षेत्र है। ठीक है। पंजाब का क्षेत्र और सिंध का क्षेत्र, जो पहले सिंध प्रोविंस था अनडिवाइडेड इंडिया का, इन दोनों प्रोविंस को एक तरीके से मिलाकर कहा जाता था उत्तर पश्चिम का क्षेत्र। उसमें अब आप देखेंगे जैसे जैसे बाद में राजा शक्तिशाली होते गए, उसमें कंधार भी जुड़ गया, जो आज अफगानिस्तान का पार्ट है। ठीक है। और प्राच्य उपरांत, ठीक है, ये पश्चिमी भाग को कहा जाता है। पश्चिमी भाग मतलब सिंध प्रोविंस के भी और पीछे का पार्ट। ठीक है। मतलब आज का पाकिस्तान और पाकिस्तान का क्षेत्र और उसके पीछे का भी क्षेत्र थोड़ा सा, मतलब उसके पश्चिमी क्षेत्र। प्राच्य क्षेत्र, पूर्वी भारत का क्षेत्र। पूर्वी भारत का क्षेत्र क्या था? प्राच्य क्षेत्र। और दक्षिणापथ। ठीक है। दक्षिणापथ क्या था? दक्षिणापथ था जो पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, नामदेश, नर्मदा, मतलब ये एक लेख, ये एक बुक है। ठीक है। क्या नाम है इसका? पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। इस बुक में लिखा है कि नामदेश मतलब नर्मदा का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में उससे दक्षिण में, मतलब अपना भारत है। ठीक है। ये नर्मदा नदी है। ठीक है। अमरकंटक से निकलती है, मैकाल पहाड़ी के। ठीक है। और इसके जो दक्षिण का क्षेत्र है, मतलब ये क्षेत्र, ठीक है, ये क्षेत्र है दक्षिणापथ। ठीक है। इतना हम लोग समझ गए। क्या समझ गए कि भारत को 5 भागों में विभक्त किया गया है ऐतरेय ब्राह्मण में। पहला मध्य देश, फिर उत्तरायण, फिर प्राच्य उपरांत, प्राच्य और दक्षिणापथ। ठीक है। और हमने इन सबको जाना कि ये कौन कौन से क्षेत्र है। ये पश्चिम का क्षेत्र है उत्तरापथ, मध्य का क्षेत्र मतलब ब्रह्मपुत्र से लेकर यमुना का क्षेत्र, और प्राच्य उपरांत तक मतलब पश्चिमी का क्षेत्र, मतलब पश्चिम में भी सिंध प्रोविंस के पश्चिम का क्षेत्र, जो वर्तमान में पाकिस्तान है। पाकिस्तान का जो सिंध प्रोविंस है उसके पश्चिम का क्षेत्र। प्राच्य क्षेत्र जो पूर्वी भारत का क्षेत्र है। दक्षिणापथ नर्मदा के दक्षिण का क्षेत्र। नर्मदा नदी कहाँ है मैंने आपको बता ही दिया। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि भारत का नाम एक और मिलता है द्रविड़ देश। द्रविड़ देश कहाँ मिलता है? द्रविड़ देश नाम हमको मिलता है कृष्णा नदी। देखिए ये अपना भारत है। ठीक है।
ये है कृष्णा, ठीक है, और ये है उसकी सहायक तुंगभद्रा। तुंगभद्रा कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। तो कृष्णा और तुंगभद्रा के दक्षिण का जो क्षेत्र है, मतलब ये क्षेत्र, यहीं पर हम देखेंगे यहाँ कावेरी नदी है, तो इसके दक्षिण का जो क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र है कौन सा, द्रविड़ देश, ठीक है। अब हम ब्रह्मावर्त मनुस्मृति, ब्रह्मावर्त नाम मिलता है मनुस्मृति में। सरस्वती एवं पुरुष, ये शब्द गलत लिखा है क्या, तो ये एक नाम मिलता है, ठीक है। हम ये पर्टिकुलर शब्द को अभी आपको नहीं बता सकते हैं, हमको आइडिया नहीं है, क्योंकि हम कोशिश करते हैं शायद। ये जो मनुस्मृति में है ब्रह्मावर्त, ये ब्रह्म, इसका इसमें इनको कहा गया है ब्रह्मार्षि देश, ठीक है, ब्रह्मार्षि देश, ठीक है। और ब्रह्मार्षि देश को कहाँ कहाँ कहा गया, सरस्वती नदी, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। सरस्वती नदी और दृश्यद्वती, यह है दृश्यद्वती नदी के बीच का जो क्षेत्र है, ठीक है, इस क्षेत्र को कहते हैं ब्रह्मावर्त या ब्रह्मदेश, ठीक है। और इसे कहाँ कहा गया, मनुस्मृति में, ठीक है। विष्णु पुराण में क्या नाम दिया गया है, समुद्र के उत्तर में तथा हिमालय के दक्षिण में। तो भैया देखते हैं, ये सब समुद्र है और इसके उत्तर में, और यहाँ हिमालय है, ठीक है, ये है हिमालय, ठीक है, और हिमालय के दक्षिण का, ठीक है, मतलब ये सारा क्षेत्र यही है, क्या है, भारत, ठीक है, यही भारत है, ठीक है। मतलब समझ गए ना हम लोग, यह है हिमालय, यह है समुद्र, और समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिणी का क्षेत्र जो है वही है भारत। अब मत्स्य पुराण में क्या कहा गया, मत्स्य पुराण में सबसे पहले बृहत्तर भारत की बात कही गई है। और आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि बृहत्तर भारत, अगर हम देखें बृहत्तर भारत, तो बृहत्तर भारत में बहुत सारे जो है आज के दूसरे देश भी शामिल हो जाते हैं, जो साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, ठीक है, वो भी बृहत्तर भारत में शामिल हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि बृहत्तर भारत क्या है। हम देखते हैं कि बृहत्तर भारत, आज की डेट में बृहत्तर भारत क्या है, ठीक है। हम इस सबको मिटा देते हैं। बृहत्तर भारत एक तरीके से बहुत ही बड़ी संकल्पना है। ये देखिए, ये पूरा क्षेत्र, ठीक है, ये जो हमारा क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र बृहत्तर भारत की संकल्पना से परिपूर्ण है, ठीक है। हम अभी देखेंगे इसमें क्या क्या आ जाता है। देखिए, इधर हम जाएंगे तो हमको मिलेगा कंबोडिया। कंबोडिया कहाँ है, कंबोडिया कहाँ है, कंबोडिया है, जैसे हम देखेंगे एक पेनिनसुला है यहाँ पे, यही पेनिनसुला में यहाँ पर एक कंबोडिया देश है। यहाँ पर शंकर जी के काफ़ी मंदिर मिलेंगे आपको, लेकिन बाद में इसको हम लोग पढ़ेंगे। ये है कंबोडिया, कंबोडिया, ठीक है, ये हो गया कंबोडिया। सुमात्रा एक, यहाँ पर सुमात्रा एक इंडोनेशिया का द्वीप है सुमात्रा, ये है सुमात्रा, ठीक है। जावा, यहाँ पर जावा है, ठीक है, ये छोटा है सुमात्रा से, यहाँ पर बड़ा बन गया है हमसे, ये है जावा, ठीक है। चंपा, अन्नाम, ठीक है, चंपा और अन्नाम। और इधर भारत में इतने सारे देश और भी देखिए, इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान,
अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान में आप जैसा कि जानते हैं कि यहाँ पर कंबोज था, ठीक है, सॉरी कंबोज कह रहा हूँ, कंधार यहाँ पर, ठीक है, कंधार भी हम लोग देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर ये कंधार भी हम लोगों के क्षेत्र में आ गया था, ठीक है। तो बृहत्तर भारत में बड़ी से भारत की संकल्पना है और ये मत्स्य पुराण में दिया गया है। तो भारत के परिचय में इतना है और हम लोग आगे देखेंगे कि भारत के परिचय को तो हम लोग देख लिया। अब भारत के क्या किसी भी विश्व के किसी भी क्षेत्र में इतिहास को जानने के लिए हम कैसे जान पाते हैं कि इतिहास में क्या हुआ, कैसे हुआ, इसको जानने के लिए हम देखेंगे कि भाई हम तो भारत के परिप्रेक्ष्य में इतिहास पढ़ रहे हैं, तो हम जानेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत क्या हैं। तो स्रोतों में हम देखेंगे कि साहित्यिक स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत हैं। साहित्यिक स्रोत में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, धार्मिक ग्रंथ, लौकिक ग्रंथ, विदेशी यात्रा विवरण ये, और पुरातात्विक में अभिलेख मिलते हैं, सिक्के मिलते हैं, मृदभांड मिलते हैं, मोहरें मिलती हैं, ठीक है, मूर्ति कला मिलता है, चित्रकला मिलता है, स्थापत्य कला मिलता है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो हम इसका अगले क्लास में हम इसको देखेंगे कि भाई हम जो इतिहास पढ़ने जा रहे हैं अपने देश का, भारत का, तो भारत का इतिहास जो है वो इसको जानने के क्या स्रोत हैं, और साथ में ही हम जानेंगे कि इतिहास को किस प्रकार से डिवाइड किया गया है। हम देखेंगे कि भारत में प्राचीन इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, ठीक है। इतना आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।